उपराष्ट्र उपसभापति जी, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रोपोजर और सेकेंडर उस तरफ से बोला गया और मैं जो राष्ट्रपति अभिभाषण में ये ज़्यादा अभिनंदन का होता है, लेकिन यहाँ पर अभिनंदन से ज़्यादा चुनावी भाषण मैं सुना। तो ये कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। अब जब आप कुछ कहते हैं तो हमको भी उसका जवाब देना पड़ता है। तो ये इसीलिए मैं ये कहूँगा, मेरे भाषण शुरू करने से पहले इस शब्दों से शुरू करूँगा, क्योंकि सरदार भी यहाँ आए हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ? सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारी है। रहेगी, देखेंगे कितने दिन रहेंगी, गिनते जाओ, उम्र होते जाती है, प्लीज गिनते जाओ। तो ये आपने ये दरबार तुम्हारा है, आपको हर चीज मिला है आज, इसीलिए बहुत सी चीजें आपने यहाँ पर कही। और अभी मैं जो सेकंड किए उनका भाषण भी सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत सी चीजें देवालय के बारे में बताई। तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, खासकर प्रधानमंत्री जी ये जानते हैं। और एक दो बार जब मैं उस सदन में विरोध पक्ष के नाते लीडर बैठता था, तो उस वक्त उन्होंने बसवण्णा की वचनें बहुत सुना देती थी। महात्मा बसवेश्वर, जो कर्नाटक में बहुत बड़े समाज सुधारक और एक नई धर्म की उन्होंने स्थापना की थी, और उसको लोग चंद मानते हैं, चंद नहीं मानते हैं, ये बात और है। लेकिन वो बहुत ही सामाजिक सुधार में अपनी आस्था रखते थे, और उसके लिए तो अपना उनको प्राण त्याग करना पड़ा। उन्होंने एक बात कही है, उಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನೆಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಯ್ಯ, सिरवे ಹೊನ್ನ कलसवैया। तो बसवण्णा ने कहा, जिसके पास पैसे हैं, संपत्ति है, वो तो मंदिर बनाता है, देवालय बनाता है, लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने ये कहा, यन्ना कालवे खंभा, मेरे पैर ही पिलर्स हैं, और मेरा देह है, यही मेरा हृदय देह, यही देवालय है। और सिरवे वन्न कलश है, यानी जो कलश होता है उसको भी मेरे पास पैसे नहीं, मेरा सर ही कलश है। ये उन्होंने कहा, बसवेश्वर ने कहा। यानी सिर्फ पैसों से ही या पत्थरों के दीवारों से ही देवल नहीं बनती, अपने हृदय में सच्चा धर्म की आस्था होना चाहिए, उस धर्म पे चलने की आस्था होना चाहिए, सबको लेके चलने की बात होना चाहिए। ये बसवण्णा ने कहा, इसीलिए मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। हाँ,
और ये सर, ये पॉलिसी खास करके जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है और एक विजन स्टेटमेंट के तौर से उस भाषण को हम देखते हैं। ये एक ना विजन है न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो 7 साल में करते हुए आए, एक एक गिनते हुए मैं बहुत गंभीरता से, थोड़ी सी हिंदी आती है, इस हिंदी से पूरा मैं पढ़ा। तो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत से जो चीज़ें पहले उन्होंने अपने 8 साल के राष्ट्रपति भाषण में जो कहा गया है, वही उसको एक एक करके कई जगह बदलाव किया, कई जगह शब्दों का बदलाव हुआ, कई जगह कार्यक्रम का थोड़ा हुआ, उन्होंने इसमें डाला। तो ये जो उन्होंने वायदे करते हुए आए थे और जनता को बुनियादी मसलों का हल न करते हुए सिर्फ अपनी ही बात वो बार बार इसमें कहे, और मैं समझता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका आखिरी भाषण है, शायद आखिरी है ना इसमें अगर रिन्यू हुआ तो फिर सेकंड होगा, वो बात हो रही। तो मैं सोचा था कि वो एक बहुत ही गरीब कुटुंब से आते हैं और दलितों के बारे में उनके पास बड़ी भावना है सुधार के लिए। तो मैं समझा था इस डॉक्यूमेंट में कुछ नया लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मिलने वाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो तो छोड़िए, अरे आपकी बारी आएंगे तो बोलो, बार बार मत मुझे छेड़ो, मैं भी उतना ही गंभीर लेता हूं। सर, महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। हमारा लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है, क्योंकि सच बोलने नहीं देते, सच करने नहीं देते। अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, जो सत्य बताता है तो भी उसको देशद्रोही बोलते हैं, और अपने विचार को जब, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, अपने विचार को जब आप रखते हैं तो भी उसको नकार देते हैं। लेकिन बार बार हमको यही याद दिलाते हैं, 70 साल में आपने क्या किया। बार बार, कितने बार बोलेंगे भाई, और हर आदमी यही बोलता है 70 साल। अगर मैं भी अनेक बार बोला, नहीं बोलना चाहिए। 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज जिंदा नहीं रहते आप, क्योंकि आपने कहा वो, फिर मैं नहीं जाता हूं। आज जो डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र और आज संविधान है, ये रहने के वजह से आप सभी लोग जिंदा हैं, आपको बड़े बड़े पद मिले हैं। तो इसीलिए अरे आप, अरे ठीक है, अरे आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया बीच में आपस में बात न करें, अपना मौका आएगा अपनी बात कहें। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मंत्री है, मंत्री। प्लीज सर, प्लीज प्लीज, क्या बोले? अरे यही बोल, अरे प्लीज, आप तो हजारों सालों से हमको कुचलते हैं। बैठो आप,
आप बैठो। Please, हजारों सालों से कुचलते आए, फिर भी हम सहन कर रहे हैं। बार बार कुछ तो बात करते हैं पॉलिटिक्स। Please. डोंट टॉक पॉलिटिकली। Please. आई एम टॉकिंग, Please. आई आपस एम में बात टॉकिंग न माय, करें, please. आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स, Please. आई एम गिविंग यू द नंबर। मेरा आग्रह है, प्लीज आपस अरे में आपको मान लीजिए। बनाया है Please, भाई, please, आपको please, Mr. Bora, डिफेंड please, करने के please, लिए please, बनाया है। please, आप बनाते रहो। please, और please. देखो, आपका काम कम है, प्रचार ज्यादा है, और इस प्रचार के लिए आपको भी एक बख्शिश मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा इतने झूठ को सच बोलते हो और बार बार झूठ बोलते ही जाते हो। और ये ठीक रिकॉर्ड है, एग्जामिन सत्य कराएंगे से हम, दूर, प्लीज। सत्य से दूर, हाँ, झूठ। ये शब्द हम रिकॉर्ड से एग्जामिन कराएंगे, प्लीज। किसी भी पक्ष माननीय सदस्यगण, किसी भी पक्ष के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको हम रिकॉर्ड एग्जामिन कराएंगे और नियमता इसमें हम देखेंगे। अगर नहीं प्लीज सर, मैं ये कहूंगा सर, ठीक है वो निकाल दीजिए, ये असत्य बोल के बोलिए और सत्य से दूर है, तो ये है आपके। और जब विपक्ष में आपके कामकाज पर सवाल उठाता है तो हमेशा आपको धर्म खतरे में निकल दीजिए। बार बार धर्म खतरे में है, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, आप संविधान को खुद खत्म कर रहे हैं, हमको ही उल्टा बोलते हैं। जो लोग खुद करते हैं और वही लोग ये बार बार बोलते रहते हैं। और दूसरी, मैं आऊंगा कि बेरोजगारी की बात, आज बहुत हर जगह बेरोजगारी है और खास करके युवा बहुत ही एक उनमें समाधान नहीं है, इसीलिए कि काम नहीं मिल रहा, इसीलिए कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, इसीलिए कि बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं और सरकारी नौकरियां भी जितनी हैं वो भी बंद हो रही। सर, आपको याद दिलाता हूं, 2014 में आपने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सही ना? अब तक तो आप 15 करोड़ नौकरियां देने थी, लेकिन दिए कितने? अब कल के मैं बजट में भी देखा 60 लाख नौकरियां 5 साल में देने की वायदा किए। अरे उस वक्त तो वोट लेते वक्त, प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो पाप बेचारे पूरे यंगस्टर्स तालियां बजाए कि हमारे को नौकरियां मिल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? आज इतने लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और वहां पर बिहार यूपी में केवल रेलवे में नौकरियों के लिए वहां लोग रास्ते पे आए यूथ। और आज मैं ये कहूंगा कि जो मेरे पास हिसाब है उसके अनुसार भारत सरकार में करीब 9 लाख नौकरियां, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इलाके मिलके पद खाली है, और रेलवे में 15% खाली है, डिफेंस में 40% खाली है, होम में 12% खाली है, और पीएमओ ऑफिस में तो पूछो मत, वहां भी खाली है। और खासकर वहां तो शेड्यूल कास्ट को कोई जगह ही नहीं है, सेक्रेटरिएट में भी जगह नहीं है, 1-2 सेक्रेटरी नहीं मिल सकते, 1-2 डिप्टी सेक्रेटरी नहीं मिलते। तो ये जो देखिए, मैं अपनी बात रखूंगा, बाद में आप अपने स्टैटिस्टिक के साथ बात कीजिए।
आपका वेलकम करता हूं मैं। और अतवाले साहब, आप बार बार मत उठो, वो कैबिनेट भी नहीं बनाएंगे आपको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका आदर करता हूं। मिस्टर आठवाले, आपको अनुमति नहीं है, प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। इसीलिए दूसरा, आज आपने ये जो 60 लाख की 5 साल में करना, तो पहले क्यों ऐसा किए? 2 करोड़ की बात हर साल देने की बात क्यों ऐसा गुमराह किए युवकों के लिए? और दूसरी चीज, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज क्या बेरोजगारी का दर 9% और ग्रामीण में 7.25 आज रही है। शहर में तो 9 है और ग्रामीण में 7.2% है। औरतों की बेरोजगारी दर 26 है, जो पुरुषों के मुकाबले में 8%, 3 गुना ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले MSME 60% यूनिट्स बंद है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहाँ भी ये सब जो बंद हुए हैं, इसको चालू करने के लिए या इसको प्रोत्साहन देने के लिए सिर्फ भाषण में ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल अनुष्ठान में नहीं है। और इसके बाद ये हमेशा मनरेगा, जब बेरोजगारी की बात आती है तो उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट ने मनरेगा लाई थी। जब मनरेगा का योजना हमने लाया, तब मोदी साहब जी ऐसा ही बोलते थे, मैं जो कह रहा हूं, खड़गे साहब, ये तो आपका जीत जागता विफलता का स्मारक है। जीते जागता विफलता का स्मारक है साहब। वही स्मारक और वही मनरेगा आपके कोविड में काम किया, लाखों लोगों की जान बचाई। हर देहात में लोग जो पलट के गए, माइग्रेंट वर्कर्स, उनको काम जो मिला वो माइग्रेंट ये मनरेगा के हिसाब से मिला। और इसको आप कितने पैसे दे रहे? आपके हिसाब से मिनिमम वेजेस जो 235 रुपए है, अगर एवरेज हम 200 रुपए भी अगर पकड़ेंगे तो कम से कम आपको 1,80,000 करोड़ रुपए रखना चाहिए था। लेकिन आपने रखा कितना? 73,000 करोड़। 73,000 करोड़ और मिला नौकरी। आपने तो 100 दिन के लिए नौकरी देने का वायदा किए थे, और कोविड में ये भी कहा था कि 150 दिन तक हम देंगे, लेकिन दिए कितना? सिर्फ 20 दिन सबको नौकरी मिला है। 20 दिन, यही आंकड़े उनके पास है और वही आंकड़ों से मैं लिया हूं। सिर्फ 20 डेज 7 करोड़ हाउस होल्ड पीपल जो बेरोजगार है, उनको 150 दिन कोविड के इसमें देने का, और उसको कम से कम 100 दिन कानून के तहत देने का ये उनका था। लेकिन आज जो पैसा आपने रखा, ये सिर्फ 73,000 करोड़ आज आपने दिया। तो ये मनरेगा के वजह से कुछ बचा, आपकी मान मर्यादा सब कुछ यूपीए गवर्नमेंट के स्कीम से बचा, आपके वजह से नहीं। और अब प्राइस राइज, होलसेल प्राइस राइज। सर, आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो महंगाई के बारे में ज़्यादा समझाया नहीं, अगर बात भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। तो 2021 में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 14.23 हो गया। यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है, 12 साल में उतनी महंगाई नहीं थी। आज इन्फ्लेशन 14.23% हो गई है।
2020 में कच्चे तेल की कीमतें, ये तो आपको मालूम है, $25 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता रहा। जनवरी से नवंबर 2021 के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें 30% बढ़ी। अधिक अपने पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी 275% बढ़ा दिया और पिछले 7 सालों में केवल एक्साइज ड्यूटी पे आपने जो पैसा कमाया वो करीब 25 लाख रुपए आपने कमाया, 25 लाख करोड़ आपने कमाया। और फिर भी हर साल, हर वक्त, हर दिन, हर वीक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जाते हैं और फिर भी कहते हैं अच्छे दिन मैं लाऊंगा। कहाँ है साहब अच्छे दिन? पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज इन्फ्लेशन हो रहा है, दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, हाँ, पल्सेस के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीजें। और एलपीजी हमारे जमाने में उसकी तो बहुत चर्चा आप हमेशा करते हैं, उज्ज्वला योजना की। मैं पूछता हूँ हर एक आदमी की ये जरूरत है एलपीजी की। 117% बढ़ गया, जो 2014 में सिलेंडर की कीमत 414 थी और आज 1000 रुपए। पहले 414 रुपए थी, आपके जमाने में वो बढ़कर 1000 तक आ गई है। यही आपके अच्छे दिन है और अच्छे दिन आप अपने करतूत में दिखा रहे हैं, अनुष्ठान में दिखा रहे हैं। आप जो अनुष्ठान कर रहे हो इससे मालूम होता है। और उसी के साथ आपके जो कीमतें जो बढ़ गए, दाम बढ़ गए, वो अब कम से कम 81% तक आ गए। और दालों के दामों में 60%, सब्जियों के दामों में 50 से 84% बढ़ोतरी हुई। सभी जरूरी सामने जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है उनके इतने बड़े, मेरे पास बहुत बड़ा लिस्ट ही है, अगर मैं ये दे सकता हूं, क्योंकि समय की कमी होने के वजह से मैं व्हीट की कितनी परसेंट, 52% बढ़ी है 14 में जो थी, अब के तुअर की क्या है 39%, ग्राम दाल 60%, मसूर की दाल 39% और मशरूम ऑयल 41% और वनस्पति 59%। ये सारे अगर मैं पढ़ते जाऊं तो सब चीजों में आपका बढ़ोतरी है। मैं वो दे दूंगा, उसमें रखूंगा कि कितना आपने बढ़ाया और फिर भी अच्छे दिन आए। अरे एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है और एक तरफ आप जो कहे उसको भी आप नहीं निभा रहे, तो फिर ये अच्छे दिन आए कहाँ? और अच्छे दिन किनके लिए आए? सिर्फ यहाँ तालियां बजाने से, हमको हुट आउट करने से मसला हल नहीं होता। ये तो आपकी करतूत है, आपकी देन है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, आपके बजट में है, आपके जो भाषण में है। तो ये मैं आपको बता रहा था। और हंगर इंडेक्स में भी हम कहाँ हैं? हंगर इंडेक्स में सर 116 देशों में भारत 101 के नंबर पे है। 116 देशों में हंगर इंडेक्शन में 101। ये राइट फिगर भाई गलत है, गलत है तो आपको भेज दो, मैं करेक्ट करके भेज देता हूं। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो फूड सिक्योरिटी की आप 80 करोड़ जनता को हमने फ्री फूड दे रहे हैं और मार्च तक उसको एक्सटेंड करेंगे। मार्च तक 5 राज्यों में इलेक्शंस है,
इसीलिए ये मार्च तक गया, नहीं तो इसी में खत्म होता था। लेकिन आपने ये मार्च तक एक्शन। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने लाया? अरे गरीबों को पेट भरने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर इसको हर गरीब को कम से कम उनके फैमिली को 35-35 केजी देने का उन्होंने काम किया। तब से कर रहे हैं हम ये फूड सिक्योरिटी। और हाँ, अरे देखो सोनिया गांधी जी का इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, वो चेयरपर्सन थे। प्लीज आपस और में चेयरपर्सन के सजेशन पे प्लीज आपस में बात न करें। माननीय एलओपी चेयर को एड्रेस करें। अरे माननीय प्लीज आपस में बात न करें। माननीय सर ये देखिए, वो चेयरपर्सन थे और बहुत से सलाहकार जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी उनके साथ थे। एक कार्यक्रम बना जिसको मनमोहन जी सरकार और हम भी उसमें थे, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और जो चीज हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको क्यों दर्द होता? कभी नेहरू जी का नाम लिए तो भी दर्द होता, सोनिया गांधी का नाम लिए दर्द होता है, राजीव गांधी का नाम दर्द होता है, अब आजकल राहुल जी का नाम लिए तो भी आपको दर्द। पेट में कितना आप यहाँ तक सर यहाँ तक कि वो वाजपेयी का नाम भी आजकल नहीं चल रहा है। वाजपेयी का नाम भी नहीं, अद्वानी का नाम भी नहीं चलता। तो आज प्लीज अरे सुभाष चंद्र बोस सर, सुभाष चंद्र बोस तो हमारे लीडर थे, उनके नहीं। चलो छोड़िए। और मैं सब दूसरी बात भी आपके सामने रखूंगा, ये भी बड़ी गंभीरता की बात है। खैर ये सभी मिलकर सुलझाने की बात है। ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई है, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और इसमें मैं आंकड़ों के साथ कहूंगा कि इस देश में 1% लोगों के पास 22% इनकम है और 9% लोगों के पास 35% आदाय है, इनकम है। और मिडिल क्लास के 40% लोगों के पास 30% है। और बॉटम के 50% लोग, दलित, शोषित, वंचित जितने भी है, उनके पास है सिर्फ 13%। तो ये जो है, इसको कमी करने की कोई कोशिश नहीं हुई। लेकिन मैं आपको दावे के साथ करता हूं, इसकी कोशिश तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में हुआ। तो आजादी के पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त तो ये 50% था कि 10% लोगों के पास, लेकिन अब जो है 57% हो गया है। वही तो वो योजनाएं बनाए थे, प्लानिंग कमीशन के बड़े बड़े योजनाएं बनाए थे। और वो प्लानिंग कमीशन ने गरीबी कम करने के लिए, देश में उत्पत्ति बढ़ाने के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए, इरिगेशन के डैम्स बनाए। जैसे कि अब एक इधर चंद एरिया में जो अपने आईआईटी बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, उसकी तारीफ बहुत हो रही थी। लेकिन बुनियाद किसने डाला, देश किसने बनाया, तो इसका तो सोचिए आप। अरे पहले तो ये घर बनते बनते बनता है, एक दिन में घर नहीं बनता। हमने बुनियाद डाली, सारी चीजें लाई और उसमें झंडा लगाने का काम कर रहे हैं और फलक लगाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, और एक चीन की बात है सर, जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2013 में उम्मीदवार थे,
प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरी तैयारी चल रही थी, सोशल मीडिया पे उधर एडवर्टाइजमेंट, एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या काम किया, सभी गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल यही बोलते रहते। अगर गुजरात मॉडल का बोलूं तो फिर नकवी साहब को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए नहीं बोलता कि तो ये बोलते गए। सर 2013 में सर आपने क्या बोला था, मैं ये कोट कर रहा हूं, आपने कहा था कि जब चीन के ऊपर वहां पर गड़बड़ी हो रही थी बॉर्डर पे, और उसके बारे में आपने ये कहा था सरकार को लाल आंख कर चीन को समझाना चाहिए था, लेकिन जब चीन हमारी जमीन छीन रही है, वहां घर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, साहब आपके आंखें क्यों नहीं लाल हो रही? हमारे को नसीहत दिए आप, हमारे को कहे चीन को लाल आंखें निकाल कर उसको बताना चाहिए, लेकिन वो गए कि हाँ आंखें। अब चीन के बारे में तो आप कुछ बात ही नहीं करते, मौन धारण किए, मौन धारण। गुहा में जाके, केदारनाथ के गुहा में जाके जैसा मौन धारण किए वैसा मौन धारण आपने किया, लेकिन ये हमारी टेरिटरी पे, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे, मैं ये नहीं बोलता कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये जो आज ये मकान बन रहे हैं, या मैं आपको माननीय एलओपी साहब, आपकी पार्टी के द्वारा जो तय समय आपका था खत्म हो रहा है। मेरे पार्टी का समय मैं तय करता हूं। हाँ, आपने तय किया, आप ही ने जो तय किया है। नहीं, सुनिए, आपके द्वारा तय समय खत्म हो रहा है, आप बोले पूरे समय, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी सदस्यों के समय में कटौती होगी, मैं आपकी सिर्फ सूचना के लिए कह, जरूरत है तो मैं देख लूंगा। सर ये है चीन का, ये है घर जहां बंदे हो, ये है सड़क, फिर आपने इसके बारे में अब तक चुप्पी क्यों साधी है, क्यों इसके ऊपर बोल रहे हैं? तो ये जो आपकी चुप्पी बैठना, इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके बारे में कहना पड़ेगा। और जो सैकड़ों सैनिक हमारे वहां पर बॉर्डर पे है, बहुत से सैनिक वहां पर शहीद हो गए, तो इसीलिए आज वो एक तरफ है। दूसरी चीज, सब चीन से इतना प्यार है आपको, 2013 में इंपोर्ट, सर मैं आपको बताता हूं, 2013 में इंपोर्ट 3,08,000 करोड़ रुपए का था, 2021 में 7,20,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा हुआ कम हुआ? तो उस जमाने में 3.8 लाख करोड़ 2003 में, आज आप 7,20,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं। और ट्रेड डेफिसिट कितनी है हमारी? 2013 में 2,70,000 करोड़ थी, तो आज वो बढ़कर 5,25,000 करोड़ रुपए हो गई। तो ये चीन के तहत आपका झूले में बैठने का ये हुआ है, उसकी देन है। वो आपका हृदय जीत लिए है आपने, अरे झूले में बैठ के हम एक जगह बात कर रहे हैं तो इसको दे दो, तो पूरा इंपोर्ट वहां से कर रहे हैं और आपका एक्सपोर्ट कम है। इसके बावजूद भी 4 गुना हमारे से भी ज्यादा आप हमें जो भेजते हैं उससे 4 गुना ज्यादा हमारा इंपोर्ट है। एक तरफ है। और आपका ये जो मैं हमेशा आत्मनिर्भरता की बात होती है, मैं ये आत्मनिर्भरता बोलूं क्या चीन पर निर्भरता बोलूं? हाँ
और 370 आर्टिकल खत्म करके जोर जोर से बोले भाई वो अमृतसर से आए हुए नेता, ऐसा हुआ वैसा हुआ। 7-3 से 371 जाने के बाद 500 आतंकी घटनाएं घटी, 500 इंक्रीज हुआ। और हमारे पड़ोसी देशों से हम हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं कहने की जरूरत नहीं, आपको तो अनुभव है, तो हो सके उतना मिलजुल के चलने की कोशिश होना चाहिए। जहां अगर वो दुश्मन हमारे लिए बहुत मुसीबत बनता है तो हम खत्म करो। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं देखिए मैं भविष्य में अगर संभावना आती है, प्लीज 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 मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज 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 प्लीज। और आत्मनिर्भरता की बात में तो मैं पहले ये कहा कि ये IITs है, एम्स है, पॉलिटेक्निक है, ITI ऐसे जैसी चीजें बना के स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन उस वक्त भी मिला। लेकिन आज मेक इन इंडिया की घोषणा करने के बावजूद भी ये यशस्वी क्यों नहीं हो रहा? और हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी सालाना 14% तक लाने की बात आपने कही थी, लेकिन ये -7.2% हो गई है। तो ये जो हर फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में और मेक इन इंडिया का हो, आत्मनिर्भर का हो, चाइना का हो, ये सारी चीज़ें आपने जो कही थी ये सब एक के बाद एक आज फेल हो रही है। और डिसइन्वेस्टमेंट साहब, ये बड़ी बात है गरीबों के लिए, देश के लिए भी। तो हम प्राइवेटाइजेशन सब चीज में करने जा रहे हैं। जो फायदे के ये हैं, जो कारखाने हैं या कंपनीज है, वो सबको हम आज ये कर रहे हैं। देखिए, एयर इंडिया तो चले गई बातचीत करके लॉस में, लेकिन LIC जो फायदे की थी, जो मुनाफा है उसमें, फिर LIC इसको क्यों ये कर रहे डिसइन्वेस्टमेंट? और उसी के तहत आप एक नहीं, हर एक चीज, एयरपोर्ट हो या जो पब्लिक सेक्टर के दूसरे यूनिट्स हो, बैंक में भी आप हाथ डाल रहे हैं। हर जगह आप जो आज कम से कम जिनको आपकी तरफ से ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, वो भी आज खत्म हो रहा है। और जब पब्लिक सेक्टर खत्म होते हैं, नौकरियां भी खत्म होती है, रिजर्वेशन खत्म होता है, जिन गरीबों को, OBC को मिलता है, शेड्यूल कास्ट को मिलता है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है, ये पूरे खत्म होते हैं। बाकी के सब लोगों को वो नौकरियां देंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली वेजेस पे, उसकी सुरक्षा नहीं है। वो कहां जाना? ये अश्योर्ड जॉब आप एक के बाद एक निकाल रहे हैं और उन गरीबों को आप कुछ नहीं दे रहे। फिर भी आप कहना चाहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। अब PUC में, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में 2013 में साहब 13,50,000 लोग काम करते थे, ये रेगुलर एम्प्लॉइज थे। 2020 में घटकर 9 लाख हो गए और 9 लाख से कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स अब वो 5 लाख हो गए, 3 लाख से। तो ये हर सेक्टर में
आप कमजोरी बता रहे हैं, और जिससे गरीबों को फायदा होता है वैसे ही चीजें आप एक एक निकाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा। और किसान का, सर किसानों की आमदनी तो आप दोगुना करने की बात किए या नहीं किए? अगर आप नहीं कहेंगे, मैं नहीं कहा, तो मैं चुप बैठूंगा। 2 गुना ये क्या किसानों की आमदनी, लेकिन आज उनको 2 गुना तो छोड़ो, उसके बारे में मेंशन भी नहीं है। प्रेसिडेंशियल स्पीच में वो मेंशन भी नहीं किए, उनके बारे में बोले भी नहीं। ये 2 गुना करने की तो बात और हो गई। उसके बाद जो बड़े बड़े उद्योगपति इससे फायदा उठाना चाहते थे, शुक्र है कि किसान लोग कम से कम 1 साल के ऊपर वहां पर धरना बैठे और 14 महीने धरना बैठे, और 700 लोग वहां पर अगर अपनी जान दिए। अगर ये 3 काले कानून अगर आप पहले ही वापस लेते, ये 700 लोग नहीं मरते, ये बच जाते। लेकिन आप हठधर्मी से हम जो करते वो अच्छा है, हमने जो किया वो अच्छा है, यही अगर आप करते रहेंगे, अपने बात पे अड़े रहेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चंद बातें दूसरों की भी सुना करो, कि सारी बातें आपकी ठीक नहीं हो सकते या मेरी भी सारी बातें ठीक नहीं हो सकते, ये मानेंगे। लेकिन जो बहुत नुकसानमंद है किसानों के लिए, जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, एमएसपी का मुद्दा है, आमदनी बढ़ाने का मुद्दा है, ये सारी चीजें आपको करना चाहिए था। देरी करने की वजह से आज 700 लोग अपने जान खोए, उनके बारे में कोई कॉम्पेंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं। आप वो भी एक बहुत ये हो गया है। और उसके बाद आपके क्या क्या शब्द आपने कहा इस किसानों के बारे में, तो आप ये कहा कि बीजेपी, चंद आरएसएस के नेता लोग भी अन्नदाताओं को आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा। और एक तो कैबिनेट मंत्री का बेटा पीछे से जीप मारकर 4 किसानों को लखीमपुर खीरी में खत्म कर दिया, 4। तो ये मालूम है आपको? तो ऐसी जो चीजें हैं क्यों नहीं आई, क्या करने वाले हैं उसमें, तो स्पीच में तो नहीं है। तो ये मैं यही कहूंगा कि वो जो लोग आज तो आपके साथ बैठते हैं, पहले ऐसे होम मिनिस्टर को निकालिए, वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये इंक्वायरी हो रही है। जब इंक्वायरी होती है इन्फ्लुएंस जरूर पड़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों को आप रखना नहीं चाहिए। और क्योंकि उनके भाषण भी ऐसे ही थे, उनका कहना क्या, किसानों को उन्होंने धमकी दिया और कहा क्या, सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में हम सुधार देंगे। ये उनका है, मेरा नहीं। आप भी पढ़े होंगे, लेकिन आप क्विक एक्शन लेने वाले हमेशा इसके बारे में क्यों नहीं लिए? क्विक ड्रॉप करना था नहीं, क्योंकि अब बहुत ये यूपी का इलेक्शन एक है ना, ये एक बीच में आ रहा है, तो शायद ये चीजें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पीएम किसान योजना, ये तो आपकी योजना बनाई है, 2000 रुपये देने का, और ये फसल बीमा योजना, इसमें तो ये मैं ये कहूँगा साहब, इसमें तो 18,000 करोड़ रुपए वो उनको फायदा हुआ जो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हुआ, किसानों को फायदा नहीं हुआ ज्यादा, सबसे ज्यादा उनको फायदा हुआ। वो स्कीम अभी भी चल रहा है और इससे कंपनी लाभ उठा रहे हैं। और आज बीज है, खाद है, डीजल है, पानी है और इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो किसानों के तो बढ़ ही रहे दाम। तो दूसरे तरफ हम अमीरों को मदद कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे आपके दोस्त हैं, लेकिन बहुत से लोग आपके दोस्त हैं उसमें, क्योंकि पहले से आपसे जुड़े हुए हैं, उसीलिए मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दूसरा, ये दलितों पर
दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये हमेशा हम क्या करते हैं कि दलित की जब बात आती है, शेड्यूल कास्ट की बात आती है, बैकवर्ड्स की बात आती है, तो हम हमेशा तुम क्या करें, उन्होंने क्या करें, आप क्या कर रहे थे। तो ठीक है, आपके जमाने के आंकड़े ही मैं देता हूं। अगर हमारे जमाने में गलती हो गई तो आपने तो हमको बताया, हमको जो करना था कर दिए, लेकिन आप 2015 से लेकर 2020 के दौरान शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराधों में 30% और एसटी के खिलाफ 26% बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी हो गई है, तो ये आपका ये है। और 2000 अरे सर चल, हरिजन नहीं बोलते, SC/ST बोलते, चुप। तुमको कहा कौन सा शब्द प्रयोग करना वो भी मालूम नहीं। हरिजन कौन है? SC/ST है, शेड्यूल कास्ट है, बोलो चुप। तो इसीलिए सर बात ना करें प्लीज। तो 30% और 26%। तो उसके बाद में 2018 से अब तक सर शेड्यूल कास्ट का स्कॉलरशिप, इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम 6 करोड़ रुपए थी, वो घटकर 1300 करोड़। ये आपके आंकड़े हैं, आपके पास से ही लिया हूं, और आप इतनी मेहरबानी शेड्यूल कास्ट के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर आपने की है। और सबसे बुरी हालत अब ये हो रही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, इसको बहुत से जगह 2021 से लेकर अब तक 500 हमले हुए चर्चों में। कहीं कन्वर्शन के नाम पे हमला करना, कहीं धर्मांतर कर रहे हैं आप, उसके ऊपर। तो ये जो संस्था है, यहाँ तक कि मदर तेरेसा की संस्था जिसका दुनिया भर में नाम है, उसका भी वहाँ पर भी हरासमेंट चल रहा है। उसी ढंग से कर्नाटक में जो एंटी कन्वर्शन बिल ला के वहाँ पर भी क्रिश्चियनों को तंग किया जा रहा है। तो भैया आप किस चीज को तंग करना चाहते हैं? खैर सभी लोगों को भेजना चाहते हैं, माइनॉरिटीज को भेजना चाहते हैं, क्रिश्चियन को भी भेजना चाहते हैं, दलितों को तंग और तबाह कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं सब, और ऊपर से बोलते अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, और क्या सबका प्रयास, क्या हाँ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है। चर्च टूटे जा रहे हैं, और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर की काम करते हैं। तो वो लोगों को, और बहुत से लाभार्थी यहाँ हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला बोर्ड लगा देते हैं, और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को ये करना, ये आपका, और वो भी यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन पर वो 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर को ऐसी चीजें इस देश में हुई। ये तो मैं खंडन करता हूं। जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है, और गलत इल्जामात लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए। लेकिन ऐसा अपने चेले चपेटों को भेजते रहेंगे और वो बर्बाद करके वापस आएंगे, इससे कोई देश का हित नहीं होता।
देश के लिए ठीक नहीं है। तो गंगा में तो खैर आप नमामि गंगा, ये तो आप बहुत पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी गंगा मैली है अभी भी। तो गंगा में डुबकी भी लिए, खैर सर दिख रहा था साहब मेरा, आपका, सॉरी। तो पूरा नहीं, मेरा जिस जगह लेना है मैं लेता हूँ, मैं आपको पूछ के नहीं लेता, या टीवी को दिखाने के लिए नहीं देता, या लोग देखे मुझे इसलिए नहीं करता। मैं अपने हाथ में साक्षी से करता हूँ जो कुछ करना है, और आप लोगों को मालूम है मेरे विचार क्या है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये भी लाकर आपने ये कहा, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट तो एजुकेशन के लिए एक राइट टू एजुकेशन का हमने ये किया। तो कांग्रेस विच ensured that education is recognized as fundamental right of every Indian। हम तो इसको फंडामेंटल राइट करके एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ मान्यता दी, लेकिन आप उसको नया दिशा में लेके जा रहे हैं। आरएसएस के सिलेबस तैयार हो रहे हैं, वो सब आ रहे एक के बाद एक, उसके लिए आप जरा ध्यान में रखिए। और कोविड का तो बहुत क्रेडिट लिया गया, और शुरू प्रारंभिक भाषण में कोविड के बारे में 3-4 पेजे उसमें बताए गए, और आप भी बार बार कोविड के बारे में कहा। ठीक है, जब कोविड की दूसरी लहर आई तब तो आप फेल हो गए। कोविड के दूसरे लहर में जो करना था उसका प्रिकॉशन नहीं लेने के वजह से आप बहुत से पूरे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स रियल डाटा अगर निकालेंगे, साहब 50 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो गई रास्ते पे। और रेलवे प्लेटफॉर्म पे हर जगह, और जलाने को जगह नहीं है, और जो गंगा नदी में तैर रहे थे बहुत से ये मौतें। तो ये जो है सारे लाशें तैर रहे थे। और ये टीकाकरण की जो आपने बात की, इसमें तो आप अभी 50% है। कल मैं इकोनॉमिक सर्वे देखा, उसमें 49% समथिंग आपने उसमें बताया है। तो जब आपके इकोनॉमिक सर्वे में अगर वो है, तो ये फिगर कहाँ से आ गए? 57% तक हमने दिया, फलाना दिया वो। तो ये आप पहले देख लीजिए, देख कर दुरुस्त कर लीजिए, दुरुस्त करके फिर सदन के सामने आइए, ये मेरा कहना है। और कोविड से जो आपने ये कहा था, कोर्ट ने कहा है कि हर एक को 50,000 रुपये मुआवजा देने का कहा है। तो आप कितना दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कितने लोगों को दे रहे हैं अभी, तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए। हमारी पार्टी तो जो मृत लोग हैं उनको 4-4 लाख देने की मांग की थी, और मैं खुद आपसे मिलके जो अपना लेटर दिया, सोनिया गांधी जी का लेटर दिया, मनमोहन सिंह जी का लेटर दिया, हम जो लेटर लिखे थे, राहुल गांधी जी ने, मैंने, सभी ने, वो आपको मिलके आपके घर में मैंने वो दे दिए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ उसके बाद में, क्या मेरा लेटर अपवित्र था क्या मुझे मालूम नहीं, तो एक्शन तो उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, सब ये तो आप तो हर पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, हम भी उसमें हमारे पैसे भी जुटे हैं, जवानों के पैसे जुटे हैं, एनजीओज के पैसे जुटे हैं, हाँ एनजीओज के पैसे जुटे हैं, दूसरे लोग भी पैसे उसमें डाले, फैक्ट्रीज वाले, बड़े बड़े उद्योगपति, उसका हिसाब दीजिए। क्यों छुपा रहे हो? क्या
उसमें क्या है? आप तो कोई बात छुपाना नहीं चाहते, ट्रांसपेरेंसी है ना आपकी। जब ट्रांसपेरेंसी आपका है तो इसके ऑडिट क्यों नहीं होना? सीएजी रिपोर्ट में क्यों नहीं आना चाहिए? ये सारी चीजें आपका ट्रस्ट एक अलग ही हो गया, क्योंकि उसको अलग कानून मैंने बना लिया, इसीलिए किसी के सामने ये हिसाब देने की जरूरत नहीं है, इसको पूछने की जरूरत है। जो कुछ भी है वो मेरे पास है, मैं जिसको दूंगा उसी को दूंगा, वो मेरा है, ये आपका नहीं साहब, ये देश के जनता का है, देश के लोगों का है। वो विश्वास रख के आपको दिए, उसका हिसाब तो आप देना ही पड़ेगा। मैं डिमांड करता हूं उपसभापति जी, उसका हिसाब आप दे, किस किस चीजों के लिए आपने खर्च किया, कहाँ खर्च किया, किस बात पे खर्च किया, कितना जमा हुआ वो भी हमको बता दीजिए। उसके बाद में लेबर वेलफेयर, ये क्या है साहब? ये लेबर के 4 कानून जो है बड़े मुश्किल है, इसको आप वापस लीजिए। जैसा किसान के 3 कानून वापस लिए, वैसा ये लेबर के लिए बहुत नुकसानमंद है, क्योंकि कोई भी किसको भी डिसमिस कर देता है। ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, यूनियन की बात कोई नहीं सुनता है। तो इसीलिए अगर लेबर की बात को मनवाना है, मानना है, तो इसको लेबर वेलफेयर का ये 3 कानून को भी आप वापस लेना चाहिए, और आपको मैं यही कहूँगा। माननीय एलओपी साहब, समय चूंकि आप खुद तय करते हैं, आपको सूचना के लिए महज कह रहा हूं कि आपके 5 स्पीकर्स और हैं जिन्हें आपने समय दिया, आपने लगभग 1 घंटे लिए हैं, तो आप बाकी लोगों के लिए समय का देखिए। मैं आपको हाथ जोड़ के नम्रता से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये सदन सुललित रूप से चल रहा है, विषय को रखना है। मैं ज्यादा आपके दिए समय पर ही मैं आपको याद दिला रहा हूं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं। मेरा समय नहीं, आपकी पार्टी का समय जो आपने दिया था वही मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पार्टी को भी उसका समय एक्सटेंड करना ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। ये बीएससी ने तय किया, वही समय हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, और जीडीपी ग्रोथ के बारे में तो फिर वो हमारे नेता लोग फिर बजट में कहेंगे, फिर जिस ढंग से ये अपने फिस्कल पॉलिसीज उसमें क्या क्या किया वो भी उन्होंने वो बात भी कहेंगे। फिर उसके बाद में जब मनमोहन सिंह जी डिमोनेटाइजेशन की बात आई थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा, तो वो मजाक उड़ाया गया। उन्होंने ये कहा उस वक्त कि भाई ये तो ऑर्गेनाइज्ड लूट है, लीगलाइज प्लंडर है, मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट है, ये तो नोटबंदी नहीं होना चाहिए था तब। और उसके बाद में वो ये अपना नोट बैन इज एन अनडेमोक्रेटिक मूव लाइक एन अनगाइडेड मिसाइल फायर्ड यूनिलैटरली, ये अमृता सेन की बात है, और उन्होंने ये बात कही। इसीलिए जीएसटी और जो डिमोनेटाइजेशन लाए, ये सारी चीज़ों के लिए आज ये चीज़ें हो गई है। इसीलिए मैं ज़्यादा अब वक्त नहीं लेता, क्योंकि आपने ये को याद दिलाए। नहीं, मैंने नहीं याद दिलाया, आप घंटे भर पूरा कर ली, आपका समय है। ये समय आपका है, आपने रिलोकेट किया है, मैंने नहीं। प्लीज देखिए, और एक चीज मैं आखिरी बोल के मैं समाप्त करता हूं साहब। और एक चीज, आप हर जगह अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ ये ईडी इस्तेमाल करते हो या सीबीआई इस्तेमाल करते हो और आईटी का दहाड़े डालते हो। ये पॉलिटिकली मत कीजिए। अगर इकोनॉमिकल ऑफेंस है उसके तहत जाइए। कोई आपके पार्टी से इधर आ गया, दहाड़ देती है, कोई इस पार्टी से उधर गया तो उसका सब छुप जाता है। ये क्या है? हाँ? कोई एमपी डिफेक्ट हुआ, उसको टिकट भी मिलता है और ईडी के केस भी बंद होते हैं। और कोई एमएलए आपके पास आता है, वहां हुकूमत बनती है, गोवा में, कर्नाटक में,
और किसी जगह, तो वहां पर गुजरात में, मणिपुर में और जगह, तब आप उसको, वो फाइल को रोक देते हैं, तो बंद कर देते हैं। तो बोलिए खुल जा शमशम बोल के सबका खुलिए है। तो इसलिए मैं, क्योंकि सर ये बड़े बड़े जो काम हमने भी किए थी, लेकिन आपने भी जो काम किए थे उसकी गिनती इसमें आई है, लेकिन अभी कुछ बोलना था, लेकिन मेरे को समय, आपने ठीक कहा कि दूसरों को भी समय देना चाहिए, लेकिन ये मैं पुनः आपको आग्रह करूंगा, चूंकि पार्टी का समय आप तय करते हैं, आपने अपने लिए 30 मिनट तय किया, कभी आप पूरा समय ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समय के अनुसार बीएससी में जो आप तय करते हैं वही। नहीं, मैं फिर आऊंगा, हमारे चीफ व्हिप के साथ मिलूंगा, फिर आपकी दिल जीतने की कोशिश करूंगा। तो सर मैं आपको कहूंगा, जो दे रहे हैं फल तुम्हें, जो दे रहे हैं फल तुम्हें पके पकाए हुए, जो पेड़ तुम्हें मिले हैं लगे लगाए हुए, तो ये जो IIT वो ये सब जो डेवलपमेंट एजुकेशन ये सब हमारे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं, ये तो लगाए हैं पेड़, तो इसीलिए ये हमने ये किया है। और अब तो ये चीजें हमने की है, हमने लगाई है, इसका फल सबको मिल रहा है। आप क्रेडिट लो, आप नए नए बोर्ड लगाओ, नए नाम करो, क्योंकि नेहरू जी के नाम से तो आपको नफरत है, उनके संस्थान का कुछ नहीं, नाम बदलते ही रहते हो। सर आखिरी में एक बात कह के मैं खत्म करता हूं, ये बात मेरी है कि अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे, जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दो, मैं कितनी बार लुटा हूं इसका हिसाब तो दे। धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया, आपका संयम, इसीलिए मैं प्रशंसक, और 10-15 मिनट अगर मेरी पार्टी को होना है तो प्लीज वो कर दीजिए। धन्यवाद। अपनी पार्टी का, आपने अपनी पार्टी का 1 घंटे 6 मिनट लिए हैं लगभग, वो रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ।